तो आज हम क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये चैप्टर यूनिट 11 में है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के फ्लो को करंट कहते हैं। और अगर यही चीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज हो किसी मेटल वायर में तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। स्विच एक तरह का कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो दो मेटल वायर या दो मेटल प्लेट को आपस में कनेक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स आपस में फ्लो होते हैं दोनों वायर में, और इससे सर्किट कंप्लीट भी होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से यहाँ हमें मतलब है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो सर्किट में फ्लो करता है, और करंट का फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है बैटरी के टर्मिनल से, करंट जो है हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। करंट को शो करते हैं आई से, चार्ज को क्यू से, और टी होता है टाइम। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं कि जब भी टंकी ऊपर की तरफ कहीं रखी होती है और उसमें हम पाइप कनेक्ट करते हैं तो वो टंकी में से पानी जो है वो नीचे आराम से आ जाता है, और अगर दोनों टंकी सेम लेवल पे है तो वहाँ से पानी कहीं भी नहीं जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के केस में है। इलेक्ट्रॉन के केस में वो तभी फ्लो करेगा जब उसका एक तरफ पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो और एक तरफ कम हो। जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आता है। ये हायर पोटेंशियल मेंटेन करके रखती है बैटरी, जिसके अंदर केमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल जो होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। हमें कौन टर्मिनल कितने वोल्टेज का है इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस पे। जैसे अगर 110 पे है पॉजिटिव तो 0 पे है नेगेटिव, तो उसमें 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन 5 पे है नेगेटिव और 115 पे है पॉजिटिव, तो भी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 110 का ही होगा, और करंट भी उतना ही फ्लो करेगा जितना पहले वाले में कर रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, जिसको वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। इसमें कंसिस्ट करता है बैटरी, स्विच और बाकी कंपोनेंट्स। अब रियलिटी में तो सारे कंपोनेंट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं बनाने में, इसीलिए हम सारे कंपोनेंट्स को उनका अलग अलग सिंबल दे देते हैं। ये सारे सिंबल उन्हीं के हैं, इसको यूज़ करके ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बताता है। हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा, लेकिन करंट एक और चीज़ में डिपेंड करता है, वो है रेजिस्टेंस। यहाँ ग्राफ में हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, जिसको हम बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। ये ब्लू कलर से जो लिखा है उसमें सबसे पहले V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये बता रहा है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा I भी बढ़ेगा। फिर V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि V बाई आई जो है उसको अगर डिवाइड करते हैं तो किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर आता है, और वो नंबर होता है रेजिस्टेंस का, जो उस वायर में या उस मेटल में होता है। इसकी जगह अगर हम R पुट कर दें तो V इज इक्वल टू हो जाता है IR, और यही होता है ओम्स लॉ। अब रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा तो करंट उस सर्किट में घटेगा। इसका मतलब हमारे पास अगर ऐसा रेजिस्टेंस हो जिसको हम घटा बढ़ा सकते हैं तो हम सर्किट में करंट को घटा बढ़ा सकते हैं बिना वोल्टेज में कोई छेड़छाड़ किए। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, यह है एक्टिविटी 11.1। इसमें हमें करना क्या है, हमें ढेर सारी बैटरी लेनी है और उसको बारी बारी से उन बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करते जाना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बैटरी में जो ज़्यादा लंबा टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो छोटा होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। अगर हम बैटरी को ऐसे एक साथ जोड़ते जाते हैं जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो सबसे आगे वाले का जो पॉजिटिव है और सबसे पीछे वाले का जो नेगेटिव है वो एक दूसरे से मिलके इस बैटरी के पोटेंशियल को उतना गुना बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ 4 बैटरी है तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 4 गुना हो गया है। अब इस सर्किट में हम एक रेजिस्टेंस फिट कर देंगे जो मेनली नाइक्रोम वायर होगा। नाइक्रोम वायर में रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, और इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें बहुत ढेर सारा करंट भी जा सकता है आराम से। अब हमें क्या करना है, ये ब्लू ब्लू जो लाइन दिख रही है डॉटेड, इसको बारी बारी हमें सर्किट में कनेक्ट करना है, ताकि सर्किट में वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ सके। सबसे पहले सबसे आगे वाले में जो V प्लस है उसके पीछे वाले में कनेक्ट करेंगे, और सबसे लास्ट में V माइनस वाले में कनेक्ट करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है सर्किट में, इसके अंदर जो करंट है वो भी बढ़ रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो V कनेक्टेड है वो वोल्ट मीटर है, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करता है। और ये जो सीरीज़ में कनेक्टेड है वो एमीटर है, ये करंट को नापता है। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सेल जैसे ही इंक्रीज़ होंगी तो सर्किट में करंट भी इंक्रीज़ होगा। इस एक्टिविटी का आउटकम है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल इस सर्किट में इंक्रीज़ करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी 11.2। इसमें भी हमें एक सर्किट बनाना है जिसमें सिर्फ एमीटर कनेक्ट करना है। यहाँ वोल्ट मीटर नहीं रहेगा, और हमें ये जो X और Y है इस टर्मिनल में अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड करना है। जैसे पहले एक नाइक्रोम वायर है, फिर 10 वाट का बल्ब है, और हम देखेंगे कि जैसे जैसे कंपोनेंट चेंज हो रहा है इस सर्किट में करंट भी चेंज हो रहा है। यही है इस एक्टिविटी का रिजल्ट। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, अब कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब अगर कोई वायर है उसकी लेंथ हम बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर उसकी मोटाई हम बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। ब्लू कलर से लिखा गया पहला पार्ट जो है वो हमें यही बताता है, लेकिन
जब भी हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हम उसकी जगह पे एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। ये कांस्टेंट है यहाँ रो। रो होता है उस मटेरियल का प्रॉपर्टी, लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन उस मटेरियल की भी कुछ अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो ज़्यादा या कम करंट फ्लो करा सकता है अपने अंदर से। तो बस यही 3 चीज़ है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ध्यान रहे कि रेजिस्टेंस जो है वो रो पे डिपेंड करता है, लेकिन रो लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करती। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी 11.3, जिसमें हमने 4 टाइप का वायर लिया है। पहला नाइक्रोम वायर जो 1 यूनिट जितना लंबा है, दूसरा है वही नाइक्रोम वायर लेकिन वो डबल लंबा है, और तीसरा वही नाइक्रोम वायर लेकिन इस बार वो मोटा है। चौथा एक कॉपर का वायर। हमें इन चारों को बारी बारी सर्किट में कनेक्ट करना है और देखना है कि करंट कैसे चेंज हो रहा है। जैसे पहले केस में एक करंट कोई जा रहा होगा क्योंकि लेंथ उसकी 1 यूनिट है, लेकिन जहाँ हम नाइक्रोम का वायर की लेंथ डबल करते हैं तो हम देखते हैं करंट कुछ डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसे ही अगर हम थर्ड में कनेक्ट करते हैं जहाँ नाइक्रोम वायर थोड़ा सा मोटा है तो फर्स्ट के कंपेयर में उसमें करंट थोड़ा ज़्यादा फ्लो करेगा। मतलब दूसरे और तीसरे केस से ये प्रूव हो गया कि जब लेंथ लंबी है तो उसमें करंट कम फ्लो करेगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब वायर थोड़ा मोटा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और अब करंट फिर से ज़्यादा फ्लो करेगा। लेंथ और एरिया तो हो गया। अब आते हैं हम मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, क्योंकि यहाँ चौथा वायर जो है वो कॉपर है और कॉपर सबसे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हम देखते हैं कि जब भी हम इसको कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो इसकी लेंथ पहले केस के नाइक्रोम वायर के भले ही बराबर हो, लेकिन इसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। अब ये बात ध्यान में रखो कि सर्किट में जितना भी कंपोनेंट हम कनेक्ट करते हैं उन सब में रेजिस्टेंस होता ही होता है। अगर वायर है तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, सबसे कम होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और हमेशा सर्किट जो है एक लूप में फॉर्म नहीं करता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो उस केस में हम सर्किट का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब वो सारे रेजिस्टेंस को मिला के उस सर्किट में अगर हम एक रेजिस्टेंस रखना चाहें तो वो कितना होगा, इसके लिए हमारे पास 2 सिस्टम है। उन्हीं सिस्टम को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसको कहते हैं सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक के बाद एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। इस केस की खासियत ये है कि इस केस में जो करंट होता है वो सारे रेजिस्टेंस में सेम होता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो करंट जा रहा है एमीटर से वही R1 से जा रहा है, R2 से जा रहा है और R3 से जा रहा है। यहाँ जो करंट V से जा रहा है, मतलब वोल्ट मीटर से जो अक्रॉस रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, वो बहुत ही मिनिमम होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो करंट बहुत ही माइन्यूट सा उसमें जाता है। तो हमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये ध्यान देना है कि सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम जा रहा है। सीरीज़ में जो वोल्टेज होगा सारे रजिस्टर पे वो अलग अलग होगा, लेकिन उन सब का सम जो है वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम बैटरी के वोल्टेज V को V1 प्लस V2 प्लस V3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी पहले हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, तो हम V1 को IR1 लिख सकते हैं, V2 को IR2 और V3 को IR3। यहाँ I सिर्फ इसलिए क्योंकि सब में करंट सेम है। अब ये सारे रेजिस्टेंस को मिला के जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग R लिख लेते हैं, और बैटरी के वोल्टेज को V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्म में लिख लेते हैं, और V1 V2 V3 की सबकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ राइट साइड से I कॉमन होकर I कट जाएगा और हमें RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो ऐड होता जाता है और बढ़ता जाता है। एक्टिविटी 11.4। अब हम चाहें तो 2 रेजिस्टेंस के बीच में एमीटर ऐसे कनेक्ट करके देख भी सकते हैं कि हम जब जब भी कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें हर जगह करंट की वैल्यू सेम मिल रही है। यही करना है हम लोग को इस एक्टिविटी में। इसमें नेक्स्ट है एक्टिविटी 11.5। अब 2 रेजिस्टेंस के बीच में हमने एमीटर कनेक्ट करके ये तो देख लिया कि उसमें करंट जो है वो सेम जा रहा है। अब हम बारी बारी करके R1 R2 R3 में वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वोल्टेज क्या क्या आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि ये सारे R1 R2 R3 में वोल्टेज अलग अलग आ रहा है। ये तीनों वोल्टेज को जब भी हम जोड़ेंगे तो वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही आएगा। इसमें नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हम चाहें तो रेजिस्टर को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और पैरेलल की खासियत ये है जैसे वहाँ करंट सब में सेम जा रहा था, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सारे रेजिस्टर के एक साइड जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल सारे रेजिस्टर के दूसरी साइड। इसका मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में ये सारे रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम है। वहाँ पे करंट सेम था, यहाँ पे वोल्टेज सेम है। अब यहाँ वोल्टेज सेम है, करंट भी सेम तो हो नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट जब बैटरी के पॉजिटिव साइड से जब भी जा रहा है तो वो 3 भाग में बढ़ जा रहा है। मैंने पहले ही बताया वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें करंट बहुत कम जाएगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम रजिस्टर में देखें तो यहाँ पे 3 भाग में करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब टोटल करंट जो है I वो इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3 हो जाएगा। अब हमें ऊपर दी गई इक्वेशन में I1 I2 I3 की वैल्यू पुट करनी है और I की जगह V बाई RP लिखना है, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद वोल्टेज क्योंकि सेम है तो वो कॉमन होकर कट जाएगा और हमारे पास आएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रहे कि पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में जो रेजिस्टेंस होती है वो सब मिला के कम हो जाती है। जैसे वहाँ पे प्लस हो रही थी और बढ़ रही थी, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाती है।
और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही होती है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी 11.6। जैसे हमने पहले एक्टिविटी में ये चेक किया था कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, यहाँ भी हमें वही करना है। हमें बारी बारी वोल्ट मीटर को इसमें कनेक्ट करना है और देखना है कि क्या सच में ये सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। तो हमें देखने को मिलेगा कि हाँ सेम है। और ये सब में हम एक एमीटर भी कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि वोल्टेज तो सेम है, लेकिन एमीटर की रीडिंग जो है, जो करंट की रीडिंग है, वो हमेशा चेंज हो रही है। वो सब में अलग अलग है। जैसे अगर कोई एक रजिस्टर इसमें कम रेजिस्टेंस का है तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और जो ज़्यादा रेजिस्टेंस का है उसमें करंट कम फ्लो होगा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बैटरी तो हम जानते हैं एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में मूव कराता है। लेकिन हमने ये बात भी ध्यान दी होगी कि अगर हम कोई पंखा या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ काफ़ी देरी तक चलाते हैं तो वो गर्म हो जाती है। वो क्यों गर्म होती है? क्योंकि करंट के फ्लो होने से एक हीटिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। इसको मेनली यूटिलाइज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर या आयरन में। अब हम ये तो जानते हैं कि रेजिस्टर जो है वो करंट को रोकता है। और वो रोकता कैसे? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन करंट वायर में फ्लो होता है तो सारी एनर्जी तो उसकी यूज़ नहीं हो पाती। कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को वी वोल्टेज के द्वारा मूव कराते हैं तो उसमें जो वर्क डन लगता है वो होता है वी टाइम्स क्यू। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, ये इसी हीटिंग इफेक्ट का एक सब टॉपिक है जिसमें हमें हीटिंग इफेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया गया है। जैसे इसका यूज़ होता है लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक हीटर में। पहले के लाइट बल्ब जो होते थे वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते थे, जिसमें उन लाइट बल्ब में एक पतला सा तार होता था जो टंगस्टन का बना होता था। अब टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना गर्म करने के बावजूद टंगस्टन पिघलता नहीं था, लेकिन जब जलता था तो उजाला ज़रूर कर देता था। एडिसन ने इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके बल्ब बनाया था, क्योंकि उससे पहले भी बल्ब तो था लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गैस से चलता था। लेकिन एडिसन ने बल्ब ऐसा बनाया जो इलेक्ट्रिक करंट से चलता था। मगर इस टाइप के बल्ब काफ़ी इनएफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है और लाइट के फॉर्म में बहुत कम एनर्जी निकलती है। कोई भी मेटल वायर हो उसका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट तो ज़रूर होता है, और जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाते हैं उसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है कि वो वायर मेल्ट हो जाता है। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम करंट फ्लो करवाएं तो वो मेल्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम अपने घर के सर्किट में फ्यूज़ को सबसे पहले ही लगा देते हैं जहाँ से करंट आ रहा है, और फिर उसके दूसरे एंड से हम बाकी के अप्लायंस को अपने घर में कनेक्ट करते हैं। जब कभी भी गलती से वायर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपस में टच कर जाएगा तो हम जानते ही हैं वायर में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम मतलब उसमें करंट ज़्यादा, और जैसे ही घर के सर्किट में करंट ज़्यादा होने से फ्यूज़ में भी करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और अगर वो उसके रेटेड करंट से ज़्यादा हो गया तो फ्यूज़ वहीं मेल्ट हो जाएगा और हमारा सर्किट बीच से ब्रेक हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस जो घर में हैं वो बच जाएंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हम ये तो जानते हैं कि रेजिस्टर बैटरी की एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज़ करता है जब भी करंट उसमें से पास होता है। लेकिन ये दोनों में रिलेशन भी है। जैसे हीट और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा हीट भी बढ़ती जाएगी। यहाँ सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो हमें P इक्वल टू वी क्यू बाई टी लिखा है। अब ये है क्या? हमने अभी देखा था वर्क डन जो होता है वो V टाइम्स क्यू होता है। वर्क डन एनर्जी का ही दूसरा रूप है। अब यहाँ हम वी क्यू बाई टी अगर कर दें तो ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर। मतलब वो कितनी एनर्जी कितने टाइम में दे रहा है उसको हम कहते हैं पावर। यहाँ पे वी क्यू बाई टी को हम सिर्फ V टाइम्स क्यू बाई टी कर सकते हैं, और क्यू बाई टी मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। ये होता है करंट, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम, इसी को तो करंट कहते हैं। तो हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू वी आई, मतलब पावर इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स करंट। ऐसे ही हीट का फॉर्मूला होता है वी आई टी, मतलब वोल्टेज टाइम्स करंट टाइम्स टाइम। और अगर हम यहाँ V इज इक्वल टू आई आर जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था वो रख दें तो हमें मिलेगा आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब हीट जो है वो करंट के स्क्वायर पे टाइम्स रेजिस्टेंस टाइम्स टाइम पे डिपेंड करती है। यहाँ हम बड़े चालाकी से R और T की वैल्यू 1 1 रख दें और H को सिर्फ आई से चेंज करना चाहें तो हम ऑब्जर्व करेंगे करंट को 2 गुना करने से हीट 4 गुना बढ़ जाएगी। करंट को 3 गुना करेंगे तो हीट 9 गुना बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे हीट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जाएगी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है 11.8। टॉपिक 11.8 जो है इलेक्ट्रिक पावर। पावर का एक छोटा सा ट्रेलर हमने पहले देखा था जहाँ पावर P इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स करंट लिखा हुआ था। अब यहाँ पे वोल्टेज हम आई आर लिख दें ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ आई स्क्वायर आर हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर है तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर तो होगा ही। हम यहाँ पे फिर से आई की जगह V बाई आर रख दें तो हमें मिलेगा V स्क्वायर बाई आर। मतलब पावर जो है वो करंट के स्क्वायर पे और वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। पावर का हमारे पास 3 फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P
P इज इक्वल टू V²/R। जनरली हमारे घर में किलोवाट आवर से बिल आता है। यहाँ पे किलोवाट तो पावर हो गया और H आवर उसमें मल्टीप्लाई हो गया, मतलब किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट हो गई। पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है और एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसलिए हमारा घर कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है इसको हम नापते हैं किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सर्किट में करंट फ्लो होने से कभी भी इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होता है, कंज्यूम होती है उसकी एनर्जी। अब हमारे घर में पड़े अप्लायंसेस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की इलेक्ट्रॉन्स की, उसी हिसाब से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं। यहाँ खत्म हो जाता है पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। लास्ट में ये है तुम्हारा पूरा नोट्स जो आज मैंने समझाया। अब चाहो तो तुम लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में होगा इसका लिंक। इसको डाउनलोड करो और एक बार रिवाइज ज़रूर करना।